न्यू लेसन्स के नोटिफिकेशंस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एज़ यू नो, हमें कई बार टॉपिक उतना नहीं मिल पाता जितना हमें रिक्वायरमेंट है, और अगर वो मिल जाए तो हमें उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं मिल पाते। तो इस चैनल पर आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मिलेंगे और वो पूरा टॉपिक भी मिलेगा फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटीपी पावर्ड पंप्स। एटीपी पावर्ड पंप्स के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें एटीपी कहाँ से मिलता है? जो एनर्जी है, एटीपी है, वो रिलीज़ की जाती है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ऑफ एटीपी, जो ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को, वेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, जो एटीपी पावर्ड पंप्स होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। उनके पास बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे एटीपी आकर बाउंड करता है, और ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो फेस करते हैं साइटोसोल को। कॉमनली एटीपी पावर्ड पंप्स को एटीपीएज भी कहा जाता है, और ये नॉर्मली हाइड्रोलाइज नहीं करते एटीपी को एडीपी के अंदर। बट जब दो मॉलिक्यूल्स साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और उस टाइम एटीपी है जो एडीपी के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्लासेस होती है एटीपी पावर्ड पंप्स की, पी, एफ, वी एंड ए, बी, सी फैमिली। जो पी, एफ और वी है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं सिर्फ आयंस को, बट जो ए, बी, सी फैमिली है वो ट्रांसपोर्ट करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, सच एज अमीनो एसिड्स, शुगर्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो पी क्लास पंप है वहाँ पर 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा सब यूनिट्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो होती है साइटोसोलिक फेज की तरफ प्रेजेंट होती है, और एक होती है एक्सोप्लाज्मिक फेज की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये जो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं इनको एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी कहते हैं। जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के टाइम एटीपी से जो भी फॉस्फेट आयन रिलीज़ हुआ ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, वो आकर अटैच होता है। अटैच क्यों होता है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है आयंस काइंड मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम एक या फिर दोनों सब यूनिट पर फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होता है, उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है उस सब यूनिट को। उस सब यूनिट को फॉस्फोराइलेट करने के बाद जो भी ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, वो उस फॉस्फोराइलेटेड सब यूनिट के थ्रू मूव करते हैं। ओके, या तो वो साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्मिक स्पेस में जाते हैं या एक्सोप्लाज्मिक स्पेस से साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। जो स्ट्रक्चर है वी क्लास का एंड एफ क्लास आयन पंप्स का वो सेम होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है पी क्लास पंप से। और पी क्लास पंप्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वी क्लास एंड एफ क्लास पंप से। जो वी क्लास एंड एफ क्लास आयन पंप्स हैं वो कंटेन करते हैं 2 सब यूनिट्स, ट्रांसमेम्ब्रेन सब यूनिट एंड साइटोसोलिक सब यूनिट। जो वी एंड एफ क्लास के जो आयन पंप्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिर्फ प्रोटॉन्स को। इसी वजह से यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन इंटरमीडिएट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वी क्लास पंप्स क्या थे? वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करते हैं। इसी वजह से जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे वो उनको एक्सोप्लाज्मिक स्पेस के अंदर सेंड कर देता है। तो इसी वजह से जो सेल के अंदर पीएच है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो वी क्लास पंप्स थे उन्होंने जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे उनको साइटोसोलिक फेज से एक्सोप्लाज्मिक फेज के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। जो एफ क्लास पंप्स हैं वो मिलते हैं बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो इनका फंक्शन है वो रिवर्स फंक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू वी क्लास पंप्स। वी क्लास पंप्स क्या करते हैं? वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एफ क्लास पंप्स क्या करते हैं? वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम एक्सोप्लाज्मिक फेज इनटू साइटोप्लाज्मिक फेज। इसी वजह से अनफेवरेबल सिंथेसिस होती है एटीपी की फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट आयन। इसी वजह से इनको एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं।
ये स्ट्रक्चर्स हैं एटीपी पावर्ड पंप्स के। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है पी क्लास पंप्स का। पी क्लास पंप्स के अंदर दो सब यूनिट्स थे, साइटोप्लाज्मिक सब यूनिट एंड एंडोप्लाज्मिक सब यूनिट। जो पी क्लास पंप्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स एंड फंगी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन पंप। जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप। एपिकल मेम्ब्रेन है जो मैमेलियन स्टमक सेल्स की, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। जो मसल सेल्स होते हैं उनका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है कैल्शियम पंप। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोटिक सेल्स की, वहाँ पर एक और पंप प्रेजेंट होता है अदर देन सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज़ कैल्शियम पंप। नेक्स्ट क्लास आते हैं वी क्लास पंप्स। वी क्लास पंप्स के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कहाँ से कर रहे थे? फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू एक्सोप्लाज्मिक स्पेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट्स के, ईस्ट के एंड फंगी के, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर वी क्लास प्रोटॉन पंप्स मिलते हैं। जो एंडोसोम होता है और जो लाइसोसोम होते हैं वहाँ पर भी जो उनकी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर भी वी क्लास प्रोटॉन पंप्स मिलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की और किडनी ट्यूब्यूल सेल्स की, वहाँ पर भी वी क्लास प्रोटॉन पंप्स मिलते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटॉन्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्या आता है? एफ क्लास प्रोटॉन पंप। जो एफ क्लास प्रोटॉन पंप है और जो वी क्लास प्रोटॉन पंप है उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, बट उनका जो फंक्शन है वो रिवर्स होता है। वी क्लास पंप्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एफ क्लास प्रोटॉन पंप डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोटॉन पंप्स जो प्रोटॉन्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो एफ क्लास प्रोटॉन पंप है वो कहाँ कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जो थैलाकोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनकी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी एफ क्लास प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है क्योंकि जो एडीपी है और जो फॉस्फेट आयन है वो आपस में मिलकर एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है एबीसी सुपर फैमिली। एबीसी सुपर फैमिली के अंदर क्या होता है? जो बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स का, शुगर्स का, पेप्टाइड जो ग्रुप्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैमेलियन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर एबीसी सुपर फैमिली ट्रांसपोर्ट करती है फॉस्फोलिपिड्स का, स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग्स का, कोलेस्टेरॉल का और स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग से उनका ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट आती है लास्ट क्लास एटीपी पावर्ड पंप्स के, दैट इज़ एबीसी सुपर फैमिली। एबीसी सुपर फैमिली लार्जेस्ट फैमिली है मल्टीपल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की और इसका जो फंक्शन होता है वो डाइवर्स नेचर में होता है क्योंकि ये ड्रग्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयंस का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटॉन्स का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। जबकि जो एफ क्लास पंप्स थे, वी क्लास पंप्स थे और पी क्लास पंप्स थे वो सिर्फ आयंस का एंड प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से जो एबीसी सुपर फैमिली है उसके अंदर सेवरल 100 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मिलते हैं। और जो ये एबीसी सुपर फैमिली प्रोटीन्स थे वो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एबीसी प्रोटीन स्पेसिफिक होता है सिंगल सबस्ट्रेट के लिए या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स के लिए। उनका एग्जांपल हो सकता है आयंस, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्टेरॉल, पेप्टाइड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड इवन प्रोटीन्स। एबीसी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर 4 कोर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 कोर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स जिनको हम टी से डोनेट करते हैं, जो एक पैसेज बनाते हैं थ्रू विच जो भी ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और 2 साइटोसोलिक एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं जहाँ पर एटीपी आकर बाइंड करती है। तो भी हमने ये आयन पंप्स पढ़े, जो एटीपी पावर्ड पंप्स पढ़े हमने, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जो भी नर्व सेल्स हैं और जो किडनी सेल्स हैं उनके अंदर जो एटीपी प्रोडक्शन होता है उसकी जो 25% एनर्जी है वो यूज़ की जाती है फॉर आयरन ट्रांसपोर्ट। और ह्यूमन एराइथ्रोसाइट्स सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर भी 50% जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है फॉर द
ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। और इन दोनों के अंदर जो ATP है वो यूज़ की जाती है फॉर सोडियम पोटेशियम पंप, उसकी पावर के लिए, उसकी एनर्जी के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए ATP यूज़ की जाती है यहाँ पर। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं आयरन पंप्स का, दैट इज़ इन स्केलेटल मसल्स, जहाँ पर कैल्शियम पंप प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम आयंस है वो प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में। अगर ल्यूमन से कैल्शियम आयंस को साइटोसोल के अंदर रिलीज़ करवा दिया जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कोज होता है। एक ATPase होता है, ATPase पंप होता है, P क्लास ATPase, जो प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्या करता है कैल्शियम आयंस को वापस साइटोसोल से ल्यूमन के अंदर पंप कर देता है। कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है ल्यूमन के अंदर वो एज़ कंपैरिजन टू साइटोसोल ज़्यादा होती है, पर साइटोसोल से तब भी ल्यूमन के अंदर कैल्शियम आयंस को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कैल्शियम आयंस है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जो ल्यूमन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहाँ पर 2 अबंडेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैलोसेक्वेस्ट्रिन प्रोटीन एंड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, जो बाइंड करते हैं कैल्शियम आयंस के साथ इन हाई एफिनिटी। इससे क्या होगा, जो भी कैल्शियम आयंस थे ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट थे, फ्री कैल्शियम आयंस, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर यहाँ पे कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो इक्वल में आ जाता है विथ साइटोसोल कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम आयंस की जब यहाँ पर सेंड करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं कैल्शियम आयंस को इनटू द ल्यूमन, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखो कि कैल्शियम आयंस की ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है। तो कैल्शियम आयन की ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू कैल्शियम पंप फ्रॉम साइटोसोल टू एसएल ल्यूमन। तो यहाँ पर क्या होता है, ATP बाइंडिंग साइट होती है, एस्पार्टेट ग्रुप होता है और कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती है। तो कैल्शियम आयन है वो अटैच होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पर और ATP अटैच होता है ATP बाइंडिंग साइट पर। उसके बाद क्या होता है, एस्पार्टेट ग्रुप था उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर फॉस्फेट आयन था वो आकर अटैच हो जाता है। उसके बाद होता है कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं प्रोटीन के अंदर, जो भी ये कैल्शियम पंप है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं और उसके बाद कैल्शियम आयंस थे वो ल्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो भी फॉस्फेट आयन था वो एस्पार्टेट ग्रुप से अलग हो जाता है और जो कैल्शियम आयन है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ल्यूमन के अंदर। अब जो ये पूरा मैकेनिज़्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ATP आकर बाइंड हुई, उसके बाद ही तो मैकेनिज़्म स्टार्ट हुआ। अगर ATP बाइंड ही नहीं होती तो मैकेनिज़्म स्टार्ट ही नहीं होता। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जो रेगुलेट करता है ATPase की एक्टिविटी, उसको हम कहते हैं काल्मोड्यूलिन। काल्मोड्यूलिन है वो एक साइटोसोलिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है। कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन के अंदर थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होने के बाद सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रिगर हो जाती है और जो काल्मोड्यूलिन है वो अटैच हो जाता है कैल्शियम आयंस के साथ। उससे क्या होता है, जो भी ये कैल्शियम ATPase था उसकी एक्टिविटी ट्रिगर हो जाती है। उसके बाद कैल्शियम आयंस का एक्सपोर्ट हो जाता है फ्रॉम सेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट ATP पावर्ड पंप्स का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम ATPase, जो मेंटेन करता है इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस इन एनिमल सेल्स। जो सोडियम एंड पोटेशियम पंप है वो एक P क्लास आयन पंप है और ये एक टेट्रामर होता है ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा की 2 सब यूनिट्स होती हैं एंड बीटा की 2 सब यूनिट्स होती है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है विद कैल्शियम पंप। इसके अंदर क्या होता है, 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल विद ATP हाइड्रोलिसिस। अब ये मैकेनिज़्म है ट्रांसपोर्ट का 3 सोडियम आयंस का एंड 2 पोटेशियम आयंस का, वो कैसे होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप है, 3 सोडियम आयंस अटैच होते हैं सोडियम बाइंडिंग साइट्स पर और ATP है वो अटैच होता है ATP बाइंडिंग साइट पर। ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है एस्पार्टेट ग्रुप के साथ और उसका फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। फॉस्फोराइलेशन के बाद कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं और प्रोटीन है वो फेस करता है टुवर्ड्स एक्सोप्लाज्मिक फेस। एक्सोप्लाज्मिक फेस की तरफ फेस करते हुए
जो 2 पोटेशियम आयंस है वो एक्सोप्लाज्मिक फेज से ले लेता है और अपनी जो पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स पर वहाँ पर अटैच कर देता है। उसके बाद क्या होता है, 3 जो सोडियम आयंस थे वो रिलीज़ हो जाते हैं इनटू द एक्सोप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था एस्पार्टेट ग्रुप के साथ, वह वहाँ से रिमूव हो जाता है और फिर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं दोबारा, और जो प्रोटीन है नाउ फेस करता है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेज। और उसके बाद जो भी 2 पोटेशियम आयंस थे वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस तरह से 3 सोडियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है और 2 पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ ड्रग्स हैं ओवाबेन एंड डिगोसिन, वो क्या करती हैं, वो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन है जो सोडियम पोटेशियम पंप का, उसके साथ अटैच हो जाती हैं। उसके बाद वो इनहिबिट कर देती हैं सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को, और उससे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो इनहिबिट हो जाता है और बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इनहिबिट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास आती है वी क्लास एटीपीज। जो वी क्लास एटीपीज है वो मेंटेन करती है एसिडिटी लाइसोसोम्स की एंड वैक्यूल्स की बाय ट्रांसपोर्टिंग एच आयंस फ्रॉम एक्सोप्लाज्मिक स्पेस इनटू द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिर्फ एच प्रोटोन आयंस को ही ट्रांसपोर्ट करती है और ये प्रेजेंट होती है लाइसोसोम्स के अंदर, एंडोसोम्स के अंदर, प्लांट वैक्यूल्स के अंदर। और इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ ल्यूमन्स ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। जो वी क्लास प्रोटॉन पंप्स हैं उनके अंदर 2 डिस्क्रीट डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक डोमेन होता है साइटोसोलिक हाइड्रोफिलिक डोमेन और एक डोमेन होता है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। जो साइटोसोलिक हाइड्रोफिलिक डोमेन है उसको V1 कहते हैं और जो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है उसको V0 कहते हैं। और जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और ये साइटोसोलिक डोमेन है उसके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है जो मिलकर ये डोमेन बनाती हैं। जो V1 यूनिट है उसके अंदर जो B सब यूनिट है वो हाइड्रोलिसिस करवाती है ATP का, उसका बाइंडिंग करवाती है और उससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो यूज़ की जाती है बाय C सब यूनिट एंड A सब यूनिट ऑफ V0 डोमेन। किसके लिए, फॉर द पंपिंग ऑफ H आयंस थ्रू द प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल। तो प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल पंपिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम एक्सोप्लाज्मिक स्पेस इनटू द ल्यूमन ऑफ द ऑर्गेनेलीज। ओके, नेक्स्ट आता है ABC प्रोटीन्स। ABC प्रोटीन्स के अंदर 2 साइटोसोलिक ATP बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं जिसको हम डोनेट करते हैं A से, एंड 2 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं जिसको हम डोनेट करते हैं T से। जो T डोमेन्स होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स, वो 10 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं और ये एक फॉर्म करते हैं पाथवे जहाँ से ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस को क्रॉस करवाया जाता है थ्रू मेम्ब्रेन, और इससे ABC प्रोटीन की सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जो सीक्वेंस होती है A डोमेन की उसके अंदर 30 to 40% होमोलोगस होता है हर सुपर फैमिली के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इनका ओरिजिन है वो एक कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन है। ABC प्रोटीन है वो हमें मिलते हैं ट्यूमर सेल से और कल्चर सेल से। इसी वजह से ये शो करते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिनको हम MDR1 भी कहते हैं, और नाउ एट द टाइम इनको ABCB1 भी कहा जाता है। जो ये प्रोटीन्स हैं वो यूज़ करते हैं एनर्जी जो हमें मिलती है ATP हाइड्रोलिसिस से, और ये यूज़ करते हैं एनर्जी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम साइटोसोल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। ओके, जो ड्रग्स हैं कोल्चिसिन एंड विनब्लास्टिन वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं बाय द हेल्प ऑफ ABCB1 प्रोटीन जो डिफ्यूज़ करते हैं इनको फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम इनटू द सेल साइटोसोल, और जहाँ पर ये ब्लॉक कर देते हैं बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस को। जो जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएट करते हैं विद डिफेक्टिव ABC प्रोटीन्स लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कोज होते हैं बाय द म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग द सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जिसको हम CFTR भी कहते हैं और ABCC7 भी कहते हैं। CFTR के अंदर 2 ट्रांसमेम्ब्रेन T डोमेन्स होते हैं, 2 साइटोसोलिक A डोमेन्स होते हैं और इसके पास एक एडिशनल रेगुलेटरी डोमेन भी होता है जिसको हम कहते हैं R डोमेन, और जो प्रेजेंट होता है साइटोसोलिक फेज के अंदर। अगर ATP बाइंडिंग A1 डोमेन के अंदर म्यूटेशन करवा दी जाए, इससे क्या होता है, जो भी म्यूटेंट प्रोटीन बनता है वो अनेबल होता है टू फोल्ड, और जहाँ पर इसको सेल के अंदर फंक्शन करना है वहाँ पर ये मूव नहीं कर पाता, और जितने भी सेलुलर फंक्शंस इस पर डिपेंड करते हैं, इस प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं, वो नहीं हो पाते।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और जो भी पार्ट बच गया है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।